कैसे हैं तो आप सभी लोग? मैं आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। तो इसी कामना के साथ एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। गॉस की प्रमेय के एप्लीकेशन में हमने करा दिए थे इससे पहले 2 एप्लीकेशन, एक अनंत लंबाई के तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक अनंत विस्तार की अचानक आवेशित चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए आगे हम आज डिस्कस करते हैं एक समान रूप से आवेशित गोली कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी ये क्या है, एक एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम का जिसको हमें डिस्कस करना है। तो चलिए आइए हम डिस्कस करते हैं। देखिए इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक समान रूप से आवेशित एक गोलीय कोश लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा बच्चों? गोलीय कोश। तो मैंने माना कि एक यहाँ पर बिंदु O है, बिंदु O से कैपिटल R रेडियस यानी कैपिटल R त्रिज्या का एक गोलीय कोश लिया है। ठीक है, मैंने एक गोलीय कोश लिया है, इसका क्षेत्र एरिया क्या है, कैपिटल A है। ठीक है, अब मैं इसमें देखूं कि जैसे ही फिर मैंने ये दिया, फिर मैंने इसको +Q चार्ज दिया इसके सेंटर पे, तो वो यहाँ पर बेटा इसकी जो सरफेसेस है उस पर एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो गया, एक समान रूप से वितरित हो गया। ओके बेटा, एक समान रूप से क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूट हुआ, वितरित हो गया। क्योंकि मैंने बताया था इससे पहले कि अगर किसी भी चालक को कोई भी चार्ज दिया जाता है, आवेश दिया जाता है, तो वो उसके बाह्य पृष्ठ पर एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, सेंटर पर कोई भी चार्ज नहीं रहता। अब देखिए जो गोलीय कोश है उसके कारण हम 3 स्थितियों में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं बच्चों। एक तो इसके आउटर सरफेस से बाहर, यानी जो सरफेस है उससे बाहर बिंदु पर, एक इसकी सरफेस पर और एक इसके इंटरनल पॉइंट पर। तो तीनों ही स्थितियों में हम क्या निकाल सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। अब इसके लिए हमने माना स्मॉल r रेडियस का, यानी स्मॉल r रेडियस पर, यानी इसका जो केंद्र है, केंद्र से स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक कोई बिंदु ले लूँ मैं। जैसे सपोज मैंने मान लिया कि इसका जो केंद्र O है, O से स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक कोई बिंदु मेरा P है। क्या पॉइंट मान लिया बेटा मैंने? P मान लिया। इस पॉइंट P पर मुझे क्या करना है, इस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इसके लिए देखिए मैंने क्या किया, एक गॉसियन सरफेस ले लिया मैंने, एक गॉसियन पृष्ठ ले लिया। क्या ले लिया बच्चों मैंने? एक गॉसियन पृष्ठ खींच लिया। क्योंकि ये जो चार्ज है मुझे बाउंड करना है, और बाउंड किस में करते हैं हम बेटा? गॉसियन सरफेस में। किस में बाउंड करते हैं? गॉसियन सरफेस में। तो मैंने यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस ले लिया, किसका? स्मॉल r रेडियस का एक गॉसियन मैंने सरफेस ले लिया। ओके बेटा, मैंने इसको लिया तो मैं इसके आउटर सेल पर क्या निकाल सकता हूँ, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकता हूँ। इसके लिए मैं क्या करूँगा कि इस बिंदु O से r मीटर की डिस्टेंस लेकर के एक मैंने गॉसियन सरफेस ले लिया। इसे मैं क्या कहूँगा बेटा, ये क्या है? गॉसियन पृष्ठ। ये गॉसियन पृष्ठ है। इस पृष्ठ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं इसको जैसे ही मैंने चार्ज दिया तो देखिए मैं इस पॉइंट पर निकालूं, इस पर निकालूं, यहाँ निकालूं, यहाँ निकालूं, या यहाँ निकालूं, या यहाँ निकालूं, या यहाँ निकालूं, एक ही बात है। मैं ये मान लूँ कि पूरे का सरफेस एरिया ए है, तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा सरफेस एरिया कंसीडर करता हूँ, मानता हूँ एक छोटा सा सरफेस एरिया है। उससे पहले मैं ये देखता हूँ कि मैंने इसको चार्ज दिया, तो चार्ज इधर से इधर, 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 ऑल डायरेक्शन में क्या है, परपेंडिकुलर सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। मान लीजिए ई, तो ई की डायरेक्शन क्या होगी, इस सरफेस के परपेंडिकुलर। चाहे मैं इस पॉइंट पर निकाल लूँ, चाहे बेटा मैं इस पॉइंट पर निकाल लूँ यहाँ, चाहे मैं इस पॉइंट पर निकालूँ, कहीं पर भी निकालूँ, इस सभी जगह पर ये जो चार्ज है उसकी डायरेक्शन ई की, ई क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ओके बेटा, यहाँ पर भी निकालूँ मैं, कहीं पर भी देख लूँ, ई किसी भी डायरेक्शन में कहीं पर भी देख लूँ
तो ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा। मैं यहाँ देखूँ किसी भी डायरेक्शन में देख लूँ तो मैं यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर, मैंने ये पॉइंट लिया है, मैं यहाँ निकाल सकता हूँ, यहाँ निकाल सकता हूँ, कहीं पर भी निकालूँ वही आएगा। ओके बेटा, बट मैंने यहाँ पर पॉइंट भी ले लिया है, तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा सरफेस एरिया लूँगा जिसे DA कह दें या DS कह दें। मैंने सपोज मान लिया ये DA कह दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ देखूँगा ये जब गोल, ये क्या है, खोखला गोला है यानी गोलीय कोश है, तो इस पर मैं देखूंगा आवेश का वितरण क्या होगा। तो मैं देखूंगा इसमें लेंथ और विड्थ यानी लंबाई और चौड़ाई है, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो आवेश वितरण होगा इस पर, आवेश वितरण कौन सा होगा, आवेश वितरण की बात करूं तो यहां कौन सा होगा, क्षेत्रीय आवेश वितरण। और क्षेत्रीय आवेश वितरण को बेटा मैं सिग्मा से डिनोट करता हूं, तो सिग्मा इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q/A। अब मैं ये इसमें से एक चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि अगर मैं इसको मानूं, इसका क्षेत्रफल है पूरा, इस गॉसियन सरफेस की बात करूं तो इसका क्षेत्रफल बेटा हो जाएगा A इक्वल टू 4πr²। बट मैं बात कर रहा हूं इसकी, क्योंकि आवेश का वितरण मेरे इस सरफेस पर है, तो अगर मैं इसका एरिया निकालना चाहूं ये, तो क्या हो जाएगा 4πr², यानी आवेश का वितरण मेरा इस सरफेस पर है, आउटर वाले जो गॉसियन सरफेस है उस पर कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। तो मैं इसके कारण यहाँ पर क्या निकाल रहा हूँ, वैद्युत। तब मैं क्या लिखूंगा, तब यहां से स्टार्ट करता हूं, तब वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से फ्लक्स की परिभाषा से इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, या मैं इसको लिखूंगा क्षेत्रफल अवयव, या इसको लिखूंगा बेटा मैं क्षेत्रफल अवयव DA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन E.DA। इंटीग्रेशन एरिया का लेना है, तो इसीलिए मैं यहाँ क्या लगा दूँ, इंटीग्रेशन E.DA। इसकी मैं वैल्यू यहाँ लगाऊँ तो ये E क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन EDA cos थीटा होता है, लेकिन मैं ये देखूँगा कि E और DA की डायरेक्शन सेम है, तो थीटा मेरा क्या हो गया 0, तो मैं यहाँ क्या लगा दूंगा cos 0, और cos 0 का मान कितना होता है 1 होता है, तो मैं क्या लगा दूंगा इंटीग्रेशन A, और ये क्या आ जाएगा EDA। E मेरा बाहर आ जाएगा, तो मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ E की, E आ गया, इंटीग्रेशन लगाऊंगा, ये आ गया EDA, और इसकी वैल्यू मैं यहाँ लगाऊँ तो मेरा आ जाएगा फाई इक्वल टू यहाँ पर E तो रहेगा ही, और इसकी वैल्यू जो मैं लगाऊंगा तो क्या आ जाएगा 4πr²। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गई। इसी तरीके से मैं परंतु यहाँ लिखूंगा, परंतु बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स
गॉस की प्रमेय से गॉस की प्रमेय से निकालूं तो क्या होता है बेटा, फाई ई इज इक्वल टू, क्या लिख दूंगा मैं, फाई ई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसे ये क्या हो जाएगा, सेकेंड। अब मैं क्या लिखूंगा, जो फाई ई है उसका जो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड है उनका जो लेफ्ट हैंड है वो इक्वल है, तो राइट हैंड अपने आप आ जाएगा। तो मैं लिखूंगा समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, यानी क्या लिखूंगा, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो क्या लिख दूंगा, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ ई निकालूं तो क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और अगर इसे वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, ई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम द सरफेस, यानी पृष्ठ से बाहर की ओर। तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, यानी अब हम इस स्थिति में देखें बेटा, तो ये जो गोलीय कोश होता है उसके कारण उसके सरफेस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसी तरीके से बिहेव करती है जैसे बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्यों कि ये फॉर्मूला सेम एज है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के। अब हम ये कहें, यदि हम यहाँ माने कि यदि आवेश का पृष्ठ घनत्व, यानी हम अगर बात करें आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा हो, तब हमने ये पहले निकाल रखा है, आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा हो, तब हम इसमें कहें, तब अगर हम ये कहें कि सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर हम ये माने क्षेत्रीय आवेश वितरण सिग्मा हो, तब सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन ए, और Q अपॉन ए की वैल्यू क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर, सॉरी कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि आवेश का वितरण कैपिटल आर पर है। तो यहाँ पर मैं अगर Q बराबर निकालूँ तो क्या आ जाएगा, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब ये जो Q का मान है वह समीकरण, मैं इसको क्या मान लूँ, समीकरण थर्ड मान लूँ बेटा, क्या मानूँ, तो मैं यहाँ लिखूँगा Q का ये है मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर जैसे मैं इस वैल्यू को मैं समीकरण 3 में रखूँगा तो बेटा मेरी वैल्यू कितनी आ जाएगी। मैं अभी इसको पुट करता हूँ, यहाँ मैंने जैसे ही पुट किया तो ई था मेरा 1/4 पाई पहले से था, एप्सिलॉन नॉट था, क्यू अपॉन आर स्क्वायर था। अब मैं यहाँ पर क्यू की जगह पर मुझे कौन सी वैल्यू पुट करनी है, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई से मैं क्या कर दूंगा, 4 पाई कैंसिल आउट, तो ई इज इक्वल टू बन जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो ये क्या आ गया मेरा, ये जो आउटर सेल था यानी बाहरी पृष्ठ था उसके कारण, यानी हम क्या निकाल लिया, हमने गॉसियन पृष्ठ के बाहरी पृष्ठ के कारण हमने क्या निकाल लिया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसमें इसी के कारण अब आगे हम बात करते हैं, इसको मैं क्या कह सकता हूँ, इसको ये से इक्वेशन में 4th कह सकता हूँ और ये मेरी क्या है, 3rd है। अब मैंने ये कहाँ निकाला था, बाहरी पृष्ठ पर या बाहर। अब मुझे क्या करना है, इसमें दूसरा पॉइंट हो सकता है हमारा, दूसरा वो होता है कि पृष्ठ पर, यानी अब मैं क्या कहूँ कि यहाँ पर मैं कहूँ कि गोलीय कोश के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बेटा मैं यहाँ पृष्ठ पर निकालूं तब मैं क्या लिखूंगा, तब ये जो स्मॉल आर है उसको रिड्यूज करूंगा, यानी मैं इसे छोटा करूंगा, तो इस आर को यहाँ से रिड्यूज करके यहाँ ले आऊँगा, तो ये स्मॉल आर बराबर क्या हो जाएगा,
कैपिटल आर, तब मैं लिखूंगा स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, तब वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा, तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर अगर मैं निकालूं तो क्या आ जाएगी, इससे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल आर। तो ये मेरा एक नया फॉर्मूला बन जाएगा जिसे मैं फिफ्थ इक्वेशन कह सकता हूँ। इसी तरीके से मैं इस फोर्थ वाले में भी यही वैल्यू पुट कर दूँ तो मेरा E इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और इस आर की जगह पर आर आ जाएगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो जैसे ही ये कैंसिल आउट करेंगे बेटा तो यहाँ पर मेरा बचेगा E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या आ गई मेरे बाह्य पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो पहले मैंने कहाँ निकाली थी, बाह्य बिंदु पर, फिर मैंने कहाँ निकाली थी, पृष्ठ पर। अब मैं क्या करता हूँ आपको समझाने के लिए, मैं क्या करता हूँ आगे एक आंतरिक पृष्ठ लेता हूँ, यानी आंतरिक बिंदु पर मुझे क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसमें मुझे फाइंड करनी है। तो चलिए अब आगे हम इसका इंटरनल पॉइंट लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक इंटरनल पॉइंट ले लिया, ये अगर मान लीजिए मैंने इंटरनल पॉइंट ले लिया तो इस पॉइंट पर मैंने मान लिया कि ये यहाँ पर मेरा एक पी डैश पॉइंट है और ये जो रेडियस है मेरी आर डैश है, क्या है, आर डैश है। तब मैं क्या करूँगा यहाँ पर, अब मुझे तीसरी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है बेटा। तो अब मैं यहाँ क्या डालूँगा, थर्ड पॉइंट में आंतरिक क्या डालूँगा, आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी मुझे जो एट इंटरनल पॉइंट पर फाइंड करना है, मैंने पहले एक्सटर्नल पॉइंट पर फाइंड किया, फिर सरफेस पर फाइंड किया, अब मुझे क्या कहाँ फाइंड करनी है, एट इंटरनल पॉइंट। तब मैं कहूँगा फिर मुझे वही लगाना पड़ेगा, तब वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई कहूँ बेटा तो क्या आ जाएगा, ई इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। देखिए यहीं पर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि यहाँ पर ई की डायरेक्शन तो और बीच क्या रहेगी, परपेंडिकुलर, ठीक है। बट मैं यहाँ देखूंगा कि ये जो चार्ज है आउटर सेल से जो इंटरनल पॉइंट पर चार्ज था वो यहाँ नहीं है, वो आउटर सेल पे पहुँच गया है। तो मैं यहाँ पर इसको निकालना चाहूँ तो क्या निकालूंगा मैं, यहाँ पर अगर ये फॉर्मूला लगाऊं तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ए ई डी ए कॉस 0। पहले तो ये है ही नहीं, लेकिन अगर मैं इमेज करूं कि ई इधर से पास हो रहा है तो क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस 0, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ई इंटीग्रेशन क्या लगा दूंगा मैं यहाँ पर, डी ए लगा दूंगा, फिर इसे सॉल्व करूंगा तो ई बाहर आ जाएगा, ठीक है। जैसे ई बाहर आएगा तो मैं इसकी वैल्यू लगाऊंगा तो क्या आ जाएगी, 4 पाई आर डैश का स्क्वायर। ये मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक नई जो इक्वेशन है, मैं मान लीजिए इसको फिफ्थ मानता हूँ, क्या है मेरी फिफ्थ इक्वेशन बन गई, या मैं इसको इस पॉइंट पर एक नई मान लूँ। फिर मैं क्या कहूँगा, परंतु गॉस की प्रमेय से इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
Q उसमें है ही नहीं तो क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर मैं क्या मान लूँ 6। अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि Q इसके अंदर है ही नहीं, पहले ही मैंने इसको 0 कर दिया था, फिर इसमें Q नहीं है तो मैं इसको और 0 कर दूंगा। फिर मैं करूँगा समीकरण 5 व 6 की तुलना करने पर तो जैसे मैं इनकी तुलना करूँगा तो क्या आ जाएगा मेरी वैल्यू, यानी E इंटू 4 पाई आर डैश का स्क्वायर बराबर 0। तो E बराबर क्या आ जाएगा 0। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि जो इंटरनल पॉइंट होता है यानी आंतरिक बिंदु होता है उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, शून्य होती है। या इसको हम जनरली समझ सकते हैं कि जब यहाँ पर जिसको हमने चार्ज दिया था, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है वो चार्ज है, अगर यहाँ पर चार्ज ही नहीं है तो ना इंटेंसिटी है ना इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंटेंसिटी भी नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है, पोटेंशियल भी नहीं है, यानी हम कुछ भी करंट भी नहीं है, यानी विदाउट चार्ज के हम कोई भी चीज़ फाइंड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर इंटरनल पॉइंट पर चार्ज अवेलेबल नहीं है। तो ऑलवेज हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी भी कंडक्टर को यानी चालक को जैसे भी चार्ज दिया जाता है, आवेश दिया जाता है, तो वो उसके आउटर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इंटरनल पॉइंट पर कुछ भी नहीं रहता। तो इस बेस पर हमने सिद्ध कर दिया कि E इंटरनल पॉइंट पर क्या होगा 0 होगा। अब हम बात करते हैं जब ये इस तरीके से इसमें होता है तो इसको हम एक ग्राफ से डिनोट करते हैं, यानी कभी कभी इसका ग्राफ भी आता है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो ये तीनों पॉइंटों पर हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने क्या कर ली, फाइंड कर ली। तो देखिए इसमें उस पॉइंट के बारे में अभी हम उस ग्राफ के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा आउटर सेल था, तो आउटर सेल में हमने देखा था कि जैसे ही हमने इसको चार्ज दिया था, तो जैसे ही आउटर सेल पर हमने इसको चार्ज दिया था वो एक समान रूप से क्या हो गया था, डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। ठीक है बेटा, तो वही पॉइंट पर हम देख रहे हैं, उसी बेस पर हम इसे डिफाइन कर रहे हैं। तो हमने इसको चार्ज दिया था तो एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इसका क्या था, यानी इसका सेंटर O था, इससे यहाँ तक ये डिस्टेंस क्या मानी थी हमने, R मानी थी, यानी कैपिटल R थी। ये रेडियस जो हमने मानी थी गोली कोश की वो क्या थी हमारी R थी, क्या थी R थी। उसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं कि जैसे हमने यहाँ से R लिया तो यहाँ से हमने तो हमने देखा कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या थी, इस तरीके से यहाँ से ऐसे थी, और जैसे ही यहाँ से हमने ग्राफ बनाया तो इस तरीके से इसका ग्राफ बन गया। थोड़ा सा और ये क्या हो जाएगा, स्लोप डाउन हो जाएगा, ऐसे करके यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये हमारा क्या था, ये जो यहाँ पर ये जो पॉइंट क्या था O था और ये क्या था R था। जैसे हमने इसको इंटेंसिटी देखी तो हमने देखा कि यहाँ पर जो ये था E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r² थी, R थी। उसके बाद सेंटर पर R पे डिपेंड कर गई और इंटरनल पॉइंट पर क्या हो गई 0। तो इस तरीके से हमने इस पर क्या ले लिया था, स्मॉल r। आगे तो और यहाँ पर ये जो R लिया था, यहाँ पर ये इंटेंसिटी थी तो E हमने ऊपर ले ली थी, तो इनके बीच ग्राफ बना। तो इस तरीके से यानी ये क्या था कि वो जो सरफेस पर वो इक्वल था, और इसके बाद ये क्या था, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, और यहाँ पर इस सेंटर पे क्या हो गया था 0। तो इस तरीके से हमारा गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की ये जो डेरिवेशन है वो समाप्त होती है। और मैं समझता हूँ कि आप सभी लोगों को ये समझ में आ गई होगी। चलिए तो आज यहीं तक रहने देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।